फ्रेंड्स, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैस के अणु की औसत स्थानीय गतिज ऊर्जा का मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। अब देखो अपने क्या होता है, कोई गैस है, गैस में बहुत सारे अणु होते हैं। तो गैस में बहुत सारे अणु होते हैं तो उनकी भी कोई ना कोई अपने पास गति ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी और उसके स्थानांतरित गति ऊर्जा और गैस के जो ताप में उसमें क्या संबंध होते हैं उसको मैं आज डिस्कस करते हैं। तो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तो अपने लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम सी बार स्क्वायर होती है। तो अपने को मानना यहाँ पर अपने मान लेते हैं m क्या है, इच मास ऑफ इच मोल्स ऑफ मास, m मान लिया। मीन्स वेलोसिटी अपने ने c बार मान ली। प्रेशर p होएगा, टेम्परेचर T हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन अनुसार काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम सी बार स्क्वायर होती है, प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब वो अपने प्रोपोर्शनल का निशान डालते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है, मैं कोफिशिएंट अल्फा लेके चल रहा हूँ। हाफ एम सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा टी, यानी अल्फा का एक कोफिशिएंट है। अपनी ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इसके बाद अपने ने लास्ट में डेरिवेशन किया था अनुगत्य सिद्धांत का, क्या था, P इज इक्वल टू 1/3 m n c बार स्क्वायर अपॉन में v। ये m क्या है, इच मोल्स ऑफ मास है, n अवोगाद्रो नंबर्स है, मतलब मोल्स के नंबर है, c एवरेज वेलोसिटी है या मीन्स वेलोसिटी कह सकते हैं अपने, v वॉल्यूम है, T प्रेशर है। तो मैं इस V को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3 m n c बार स्क्वायर। अब मैं इस चीज़ को इसमें रूपांतरित कर रहा हूँ गति ऊर्जा वाली इसमें बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2/3 बार कॉमन ले लिया तो 1/2 m c बार के अंदर ले लिया और सामने बार बच गया n। तो PV बाई PV जो क्या गया 2/3 n हाफ m c r स्क्वायर बाई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से मैं हाफ m c स्क्वायर के वैल्यू रख रहा हूँ अल्फा t, इसमें पुट कर रहा हूँ बाई इक्वेशन 1। तो PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू अल्फा t। तो PV 2/3 n अल्फा t, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान ली मैंने। अपने जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशंस। PV इज इक्वल टू RT होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है। अब मैं इसकी तुलना इस इक्वेशन कर रहा हूँ बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो PV इक्वल है तो 2/3 n अल्फा t इज इक्वल टू RT क्या होएगा, T से ये T कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो ये अल्फा एक कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो अपने पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा क्या होएगा 3/2 r अपॉन n हो गया। ये आ गई अपने अल्फा की वैल्यू। अब इस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। alpha value put in
इक्वेशन 1। तो हाफ mc² है इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू 3/2 r/n/2 में t ये वाला है ही। अब इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो 3/2 r/n/t। इसको अपने इसमें रूप में चेंज कर सकते हैं 3/2 kT, जो कि r इज इक्वल टू k इंटू n होता है। k वोल्टेज नियतांक कहलाता है, n अवोगाद्रो नंबर्स है, r सार्वत्रिक नियतांक है। तो इस r के लिए हमने k n रखी, तो n से n कैंसिल हो गया, kT आ गया। तो मतलब किसी भी एक अणु की इच मॉलिक्यूल्स की एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 3/2 kT होती है। ये अपने होगी काइनेटिक एनर्जी, प्रत्येक अणु की एक काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। ये अपने संबंध आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला डेरिवेशन भी हो गया। इसको अपने इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं अणु कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैस, बहुपरमाणुक गैस। अपने ये सब जानते हैं, कोई भी गैस है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। अपने परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। तो एक अणु के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं। उस परमाणु के आधार पर इसको कई रूप में बांटा गया है। जैसे जिसमें एक परमाणु है उसको एक परमाणु गैस कहेंगे, दो वाले को दो परमाणु, और दो से अधिक है तो बहुपरमाणु गैस कहते हैं। इस हमने बात करते हैं पहले एक परमाणु गैस। सिंगल मोल गैस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही गैस होती है, एक ही अणु होता है जिसके अंदर परमाणु कितने होते हैं, एक होता है। जैसे हीलियम, हीलियम के अंदर एक ही परमाणु होता है। इसके बाद बात करते हैं पारा, पारा के अंदर भी एक ही परमाणु होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं द्विपरमाणु गैस। अब इसकी बात करते हैं द्विपरमाणु गैस क्या होती है। ये ऐसी गैस होती है जिसके अणु के अंदर परमाणु संख्या 2 होती है। ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे H2, N2, O2, इनको अपने जोड़े में ही लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल अपने पास हो गए H2, N2, O2, और भी बहुत कुछ होते हैं एग्जाम्पल इसके। इसमें देखो हमेशा जोड़े में है HH, NN, OO, दो दो गैस मिलकर बनाते हैं तो द्विपरमाणु गैस कहते हैं, क्योंकि इसमें दो परमाणु संख्या एक साथ मिलकर बनी भी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, मान लो ये H है, ये H इस साथ जुड़े हुए होंगे। तो देखो जब दो द्विपरमाणु गैस की बात कर रहे हैं अपने, तो द्विपरमाणु गैस में दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, दो परमाणु जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के पास में इनकी गति ऊर्जा भी होगी। गति ऊर्जा साथ साथ ये एक दूसरे में कंपन भी करते हैं, एक अणु दूसरे सापेक्ष कंपन करते हैं, तो इसमें कंपन ऊर्जा भी होती है। और एक इनमें देखो घूर्णन भी होता है, इनमें एक दूसरे सापेक्ष घूर्णन कर सकते हैं, तो घूर्णन कर सकते हैं, इसमें घूर्णन ऊर्जा भी होती है। अब ये एक परमाणु गैस में था, एक परमाणु गैस में कोई गैस सीधी गति कर रहा है तो गति ऊर्जा है इसमें। अब ये किसके सापेक्ष कंपन करेगा, अकेला है।
अकेला गैस किसी के भी सापेक्ष कंपन नहीं कर सकता, अकेला अकेला रह जाएगा, इसलिए इसमें कंपन ऊर्जा नहीं होती। अब ये किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो इसका जो घूर्णन आता है, बल आघूर्ण होता है, तो इसका जो गति ऊर्जा सापेक्ष बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। अब इसलिए इसका अपने आघूर्णी ऊर्जा भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपने एक परमाणु ऊर्जा में सिर्फ अपने गति ऊर्जा की बात करते हैं और द्वि परमाणु ऊर्जा में अपने से कंपन ऊर्जा भी लेते हैं, जो एक परमाणु दूसरे सापेक्ष कंपन करते हैं। जब ये घूर्णन करेगा तो एक परमाणु तो अपने आरोप लगाएगा इसको, तो घूर्णन करने से रोकेगा, जिससे उसके घूर्णन ऊर्जा की वृद्धि होगी, तो नगण्य बराबर नहीं होता, इसलिए ये घूर्णन ऊर्जा भी होगी इसमें और गति ऊर्जा तो होगी। इसके बाद अपने बात करते हैं तीसरी, बहुपरमाणु गैस। बहुपरमाणु गैस क्या होती है? देखो, एक परमाणु गैस में कितने एक परमाणु थे? एक परमाणु था। द्विपरमाणु गैस में कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। तो बहुपरमाणु गैस वो गैस होती है जिसमें दो से अधिक परमाणु होते हैं। जैसे अपने उदाहरण ले लो, जल H2O, सभी ने पानी तो पिया होगा और साइंस स्टूडेंट हो ये तो जानते होंगे आप कि पानी का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला H2O होता है। पानी के अंदर दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, उससे मिलकर पानी बनता है अपने, जो अपने पीते हैं, पीने में यूज करते हैं, बहुत यूज में होता है अपने। तो अपने इसकी बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ऐसी होती है, ये तीन अणु जुड़े हुए होते हैं। ये अभी बताया था मैंने, सिंगल मॉलिक्यूल होएगा तो ये ना तो किसी हिसाब से कंपन करेगा और उसका बल आघूर्ण भी नगण्य बराबर होता है। पर यहाँ देखो, यहाँ पर ये इन दोनों के सापेक्ष कंपन कर सकता है, ये भी इसके सापेक्ष कर सकता है, ये भी इसके सापेक्ष कर सकता है। मतलब बहुसंख्य परमाणु आ जाए तो उसमें भी क्या होगी? कंपन ऊर्जा होगी, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के सापेक्ष कंपन कर सकता है। गति ऊर्जा तो होगी, जो परमाणु है गतिज करेगा ही। और आघूर्ण, जब इसमें आघूर्ण होगा, मान लो ये आघूर्ण लगा रहे इसमें अपने, इसको अपने अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण लगा रहे, 90 डिग्री घुमा रहे इसको, तो इन दोनों के ये रास्ते रोकेगा, ये बाध्य उत्पन्न करेंगे। जब इस ऊपर ये बाध्य उत्पन्न करेंगे, ये रुकावट उत्पन्न करेंगे, तो अपने यहाँ ज़्यादा अपने को बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा अपने को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके से बल आघूर्ण का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए इसका बल आघूर्ण भी होता है, घूर्णन ऊर्जा भी होती है, कंपन ऊर्जा भी होती है और गति ऊर्जा भी होती है। ये था तीन प्रकार के परमाणु, एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और बहुपरमाणु गैस। इसमें सिर्फ गति ऊर्जा होगी, इन दोनों में गतिज ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा भी होती है। तो इसके बाद अपने ये अपने बहुपरमाणु गैस के बारे में था। इसके बाद अपने बात करते हैं गामा क्या था? गैस के अणु की संरचना में संबंध। गामा क्या था? गैस के अणु की संरचना में संबंध। अब गामा क्या है? गामा गामा को अपने Cp/Cv लिख सकते हैं। ये अपने सब जानते हैं, ये दोनों विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये नियत आयतन पर आयतन में फिक्स होता है तो विशिष्ट ऊष्मा होती है, और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको अपने गामा कहते हैं। अपने 1 ग्राम अणु की बात करते हैं। मान लो कि अपने 1 ग्राम मोल अपने पास है, तो 1 ग्राम मोल में बहुत सारे अणु होंगे जिसको अपने अवगाद्रो संख्या के रूप में मानते हैं। अब मान लो 1 ग्राम मोल को अपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मान लो ये बहुत सारे मोल्स हैं, यहाँ पर इस मोल्स को अपने टेम्परेचर दे रहे हैं, T टेम्परेचर दे रहे हैं, इनको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी गति ऊर्जा भी बढ़ेगी, गति ऊर्जा साथ साथ इनकी कुल ऊर्जा भी बढ़ेगी। कुल ऊर्जा कौन सी आ गई? गति ऊर्जा, स्थानांतरित ऊर्जा और कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा भी आ जाती है इसमें। तीनों ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तो
तो इससे कुल ऊर्जा में फर्क कितना आएगा? वन इंटू CV इंटू DT, ये बढ़ेगा। जब अपने मात्रा किसमें ले रहे हैं? कैलोरी में ले रहे हैं, तो ये बढ़ेगा। अगर जब अपने अर्घ में लेते हैं, अर्घ एक कार्य का मात्रा का ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो JCV DT, ये जूल हो गया। जब अपने मात्रा किसमें ले रहे हैं? अर्घ में अपने आंसर उसको दे रहे हैं। CV क्या होती है? निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। DT क्या है? जो टेम्परेचर ने बढ़ाया, मान लो अपने 3 डिग्री था 5 डिग्री कर दिया, तो 2 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ाया उसको अपने DT लिखेंगे। ये थी अपनी कुल ऊर्जा। ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर अपनी गति ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो गति ऊर्जा का मान कितना होगा? अपने जानते गति ऊर्जा गति है 3/2 KT होती है। अब T का मान DT बढ़ रहा है, तो इसको मैं 3/2 K DT लिख सकता हूं। K क्या होता है? अपने सब जानते हैं R बराबर KN होता है, तो मैं K की जगह क्या लिख सकता हूं? R/N लिख सकता हूं। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं 3/2 K की जगह मैं R/N पुट कर रहा हूं DT। ये आ गई एक मुझे गति ऊर्जा। सिर्फ गति ऊर्जा बात करें, एक परमाणु गति ऊर्जा होती है। ये कुछ कुल ऊर्जा में कितनी फर्क आई है। इसके इनमें एक बीटा होता है। बीटा क्या होता है? कुल ऊर्जा बटे में जो उसी गति ऊर्जा में फर्क आया है। कुल ऊर्जा कितनी होती है उसकी? JCV DT, ये होगी। और इसकी गति ऊर्जा कितनी है? 3/2 R/N DT। DT से DT कैंसिल हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू 2/3, 2 पर चला गया, N भी ऊपर चल जाएगा, NJCV अपॉन में R, ये आएगा। DT से DT कैंसिल हो गया। ये था बीटा बराबर ये आ गया। अपने जानते हैं मेयर सिद्धांत, एक अपने मेयर सिद्धांत पढ़ा है। मेयर की मात्रा आती है मेयर सिद्धांत। मेयर सिद्धांत क्या था? मेयर सिद्धांत ये था CP माइनस CV इजिकल टू R/J होता है। ये मेयर सिद्धांत था। तो मैं इस R/J की वैल्यू CP माइनस CV रख रहा हूं। तो बीटा इजिकल टू 2/3 NCV अपॉन में CP माइनस CV, ये रख दी। तो बीटा इजिकल टू 2/3 N, मैं N साथ में लेकर चल रहा हूं। जो अपने 1 ग्राम अणु की बात कर रहे हैं, जब अपने एक अणु की बात करेंगे तो अपने N छोड़ दे। जो एक अणु में सिर्फ एक ही अणु होता है और 1 ग्राम अणु में बहुत सारे अणु की संख्या हो सकती है, इसलिए अपने अवगाद्रो संख्या अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो इसमें अपन CV अपॉन में CP माइनस CV। अब मैं इसमें CV से भाग कर रहा हूं इसको, जो मुझे गामा बताना है, बीटा गामा समझाना है। तो मैं CP इसको CV से भाग कर रहा हूं, डिवाइड बाय CV। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 N 1 अपॉन में CP अपॉन CV माइनस 1। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 N 1 अपॉन में गामा माइनस 1। ये अपना एक फॉर्मूला बन गया N अणु के लिए। और जब एक अणु की बात करें, यदि 1 ग्राम अणु की, 1 ग्राम अणु में बहुत सारे अणु संख्या होती है। जो एक अणु की बात करें तो एक ही अणु होगा इसमें। एक अणु के लिए बीटा इज इक्वल टू 2/3 1 अपॉन
गामा माइनस 1। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ 1 रखी तो अपने ये इक्वेशन आ गई। ये बीटा और गामा में अपना संबंध आ गया। अब देखो एक परमाणु, अपने अभी बात की थी एक परमाणु, द्वीप परमाणु और बहु परमाणु की। जो अपने बात करें एक परमाणु की, एक परमाणु के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक परमाणु होता है। तो एक परमाणु के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, 5/3 होती है। तो मैं यहाँ गामा की वैल्यू, उसकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 में 5/3 माइनस 1। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/5 माइनस 3 में 3। बीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2/3। इस 2 से 2/3 कट गया, तो बीटा इज क्या आ गया, 1। बीटा का मान 1 आने का मतलब ये है कि इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। मतलब जो अपने वैल्यू ले रहे, जो अपने आंसर ले रहे हैं, वो एक परमाणु है। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने हीलियम, पारे की वाष्प होती है, उसको लिया था। इसके लिए गामा की वैल्यू 5/3 होती है, तो ये परमाणु अणु अपना सिद्ध हो गया। अब अपना कोई द्वीप परमाणु की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए देखो क्या होता है, H2, N2, इनके लिए अपने पास गामा की वैल्यू होती है 7.5 होती है। अगर बीटा की वैल्यू 2 आ जाए तो मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक द्वीप परमाणु अणु है। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 1/गामा माइनस 1, 2/3 1/7.5 माइनस 1, 2/3 1/7 माइनस 5/5, 2/3 7/5 गए 2/5। अब ये ऊपर चल जाएगा, 2/3 इंटू 5/2 लिख सकता हूँ मैं, कितना आ गया 5/3। लगभग बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/3 आ रही है। इसको लगभग मैं 2 लिख सकता हूँ, मतलब कि इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 2 है। तो मतलब ये एक द्वीप परमाणु अणु है। अगर 1 आए तो एक परमाणु अणु, 2 आए तो द्वीप परमाणु अणु। ये था अपना गामा और बीटा में संबंध था, जिसे हमने सिद्ध कर सकते हैं ये एक परमाणु अणु या द्वीप परमाणु अणु है। अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है आज का। इसका कल अपने नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे।